बच्चों ये हॉर्टिकल्चर सब्जेक्ट है, क्लास 11th है, चैप्टर 5 है, इसका पार्ट 2 है ग्रीन हाउस ऑपरेशंस। पहले भी एक वीडियो आई थी, हमने उसका पार्ट 1 मतलब इसी चैप्टर का पार्ट 1 भेजा था आपके पास में। तो अब ये पार्ट 2 है, इसमें चर्चा करते हैं ज़रा। तो ये एक हमारे व्यूवर हैं, उनका कमेंट्स बॉक्स में आया था कि क्या हम इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं ग्रीन हाउस को। तो मैंने लिखा उसको, मैंने कहा डिफ़ाइन कर सकते हैं। कोई भी इसकी जब हम डेफिनेशन करते हैं तो इसको इस तरीके से कर सकते हैं, कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर जिसके अंदर हम नेचुरल टेम्परेचर और नेचुरल सनलाइट जो हमें मिल रही है उसको अगर हम कंट्रोल कर लेते हैं तो वो हमारा ग्रीन हाउस कहलाएगा। और ये भी ज़रूरी नहीं होता कि हम ग्रीन हाउस के अंदर खेती कर रहे हो तभी वो ग्रीन हाउस कहलाएगा, ऐसा नहीं है। ग्रीन हाउस के अंदर हम खेती कर सकते हैं, ठीक है ना। कोई दूसरा भी काम उसमें दूसरा यूज़ भी ले सकते हैं, वो कुछ भी यूज़ करें आप उसका, वो एक अलग बात है। बट अगर किसी स्ट्रक्चर के अंदर आप जो नेचुरल टेम्परेचर है और नेचुरल सनलाइट है उसको अगर आप कंट्रोल कर लेते हैं तो वो ग्रीन हाउस कहलाते हैं। अब बात आती है, अगर जो ग्रीन हाउस के अंदर जब हम खेती करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम बात खेती करने की कर रहे हैं, तो ग्रीन हाउस के अंदर जब हम खेती करते हैं तो उसकी जो उसका जो प्रोडक्शन है तो उसकी क्वालिटी और उसकी क्वांटिटी दोनों बेहतर होनी चाहिए। उसके लिए जो जलवायु पैरामीटर्स हैं हमारे, जलवायु पैरामीटर्स क्या है, जैसे सनलाइट है हमारी, हमारा टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है और कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह, ये इस तरह के गैस के कॉम्बिनेशन है। तो इन सब का ये सारे क्या है, ये क्लाइमेटिक पैरामीटर्स हैं और इनका भी होना ज़रूरी है और उनका मैनेजमेंट भी होना ज़रूरी है। ये दोनों बातें होनी ज़रूरी हैं। तो हम इसमें बहुत सारे ऐसे उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं जिससे इन जलवायु पैरामीटर्स को कंट्रोल और सिस्टमेटिक किया जा सकता है। अब इन उपकरण को, जो ये हमारे उपकरण है, इनको हम मैनुअली भी और इलेक्ट्रिकली रूप से भी चला सकते हैं। जैसे ग्रीन हाउस के अंदर हम कौन कौन सी विभिन्न प्रणालियों का प्रयोग करके हम क्या क्या काम करते हैं। एक तो उसको कूलिंग इफेक्ट में रखते हैं, मतलब ठंडा भी रख सकते हैं, गर्म भी हो सकता है, नमी ज़्यादा भी हो सकती है, नमी कम भी हो सकती है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। और उसके अलावा सनलाइट है तो सनलाइट का भी कंट्रोल करते हैं। फिर इरिगेशन करते हैं, फर्टिगेशन करते हैं, कीटनाशकों का छिड़काव करते हैं। तो ये सारी क्रियाएं हम उसके अंदर ग्रीन हाउस के अंदर करते हैं। अब बात आती है कि ग्रीन हाउस के अंदर हम, एक तो चीज़ ये है कि जो इन उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं तो उसका कुछ ना कुछ कारण होता है। जैसे मान लिया कूलिंग इफेक्ट है, तो उसको कूलिंग इफेक्ट देने के लिए हम किन किन उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं। वेंट का प्रयोग, वेंट और साइड में जो पर्दे लगे होते हैं उनका प्रयोग करते हैं, शेड नेट का प्रयोग करते हैं, एक फॉगिंग फंक्शन होता है उसका प्रयोग करते हैं कूलिंग इफेक्ट देने के लिए। वेंट का क्या मतलब होता है, वेंट एक ऐसे फ्रेम होते हैं जिनसे हवा निकलती है, गर्म होकर हवा निकल जाती है। तो जो साइड वाले पर्दे होते हैं उनसे क्या है कि अगर उन्हें हटा देते हैं तो साइड वाली विंडो से हवा आने लगती है, तो वो फ्रेश एयर अंदर आएगी और वेंट के द्वारा वो गर्म हवा होके, क्योंकि गर्म हवा में फिर वो वजन हल्का हो जाता है तो वो ऊपर से निकल जाती हैं। तो इस तरह से ये इन दोनों चीज़ों को वैसे मैनुअली भी कर सकते हैं और इनको मैकेनिकली भी ऑपरेट कर सकते हैं। फिर शेड नेट आ गया। शेड नेट को संचालित किया जाता है, उसमें जैसे मान लिया सनलाइट को कंट्रोल करके, अगर सनलाइट मेरी ज़्यादा तेज़ है तो मैं उसमें शेड नेट का प्रयोग करके उसके टेम्परेचर को कूल रखूँगा। तीसरा है फॉगिंग सिस्टम। फॉगिंग सिस्टम का भी, अगर मान लिया मैं फोगर चला देता हूँ अपने, तो ग्रीन हाउस के अंदर जब फोगर चला देंगे तो उससे कूलिंग इफेक्ट बढ़ेगा। तो इस तरह से ये कूलिंग इफेक्ट को बढ़ाने के लिए ये 3 तरह के उपकरणों का इस्तेमाल किया जाता है। फिर है वेंटिलेशन। वेंटिलेशन में भी वेंट काम करते हैं, साइड के पर्दे काम करते हैं, एग्जॉस्ट फैन काम करता है और उसके पैड काम करते हैं। एग्जॉस्ट फैन मतलब जैसे हमारा कूलर सिस्टम होता है, तो इसमें क्या होता है कि इसमें एग्जॉस्ट फैन एक साइड में लगे होते हैं और पैड एक साइड में लगे होते हैं। वो पूरा का पूरा एक जो
ग्रीन हाउस बना होता है, उसकी एक दीवार पे आपका जो है पेड़ लगे होंगे, तो दूसरी दीवार पे आप उसके उसके एग्जॉस्ट फैन लगे होंगे। सेम कूलर की तरह से होता है। आप इसको ये भी समझ सकते हो कि ये एक बहुत बड़ा कूलर है अपने आप में। जब आपको ये चलाना होगा, अंदर का कूलिंग इफेक्ट रखना होगा, ठंडा रखना होगा, तो उसके द्वारा क्या होता है कि ताज़ी हवा अंदर आती रहती है। साइड वाले पर्दे हटा देते हैं या एग्जॉस्ट फैन चला देते हैं, तो वो पैड के द्वारा उसमें ताज़ी हवा आएगी और एग्जॉस्ट से निकल जाएगी। ऊपर क्या होता है, उससे वेंट से निकल जाती है हवा। तो ये इसमें वेंटिलेशन के लिए इन दो चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। फिर जो है शेड देने के लिए उसका शेड नेट का प्रयोग किया जाता है। इसमें जैसे मान लिया सनलाइट है, तो उसकी तीव्रता को, अगर मान लिया ज़्यादा सनलाइट चाहिए हमें, तो उसको बिना शेड नेट के चला देंगे, कोई मतलब शेड नेट ही नहीं लगाने के। अगर उससे थोड़ा सा कम चाहिए, मतलब सनलाइट को थोड़ा कम करना है, तो एक वाइट नेट आता है उसके अंदर, तो वाइट कलर का जो नेट होता है तो उसको लगा देंगे। तो उससे क्या है कि थोड़ी कम शेड पड़ेगी। और अगर बिल्कुल ही ज़्यादा शेड की आवश्यकता होती है, तो उसके लिए फिर ब्लैक नेट की आवश्यकता होती है। तो इन सब जो शेड नेट लगाए जाते हैं, इन सब को हम मैनुअली और इलेक्ट्रिकली या मैकेनिकली इनको कंट्रोल किया जा सकता है। वो जैसे भी चलाना चाहे, वो डिपेंड करता है कि हम कितना कॉमर्शियल कर रहे हैं और कितना बड़ा हमारा ग्रीन हाउस है। तो इसमें ये चीज़ें हैं। फिर ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करने के लिए फोगर्स होते हैं। फोगर्स का इस्तेमाल, जैसे मान लिया फोगर चला देंगे तो जो है उसकी ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी और ग्रीन हाउस के अंदर का जो तापमान है वो नीचे आने लगेगा। फिर क्या है, अगर मान लिया ज़्यादा नीचे चला आता है टेम्परेचर, उसकी ये ह्यूमिडिटी ज़्यादा बढ़ जाती है, तो डिफायर होता है, उसको चला देते हैं। बट इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इसकी ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ती क्योंकि मेरे ग्रीन हाउस के अंदर मीटर लगा होता है, हाइग्रोमीटर जो लगा होता है, उसकी वजह से मेरे को पता चल जाता है कि मुझे मतलब फोगर्स मेरे कितनी देर चलने हैं। तो मैं जैसे फोगर चला रहा हूँ तो मैं अपना मीटर भी देख रहा हूँ, तो जैसे मेरा मीटर बताएगा कि मेरी ह्यूमिडिटी इतने % हो गई है, तो उसी हिसाब से मैं जो उसको बंद कर दूँगा। तो उससे मेरी ह्यूमिडिटी कंट्रोल हो जाएगी, तो मुझे उसकी कभी डिह्यूमिडिफायर की ज़रूरत पड़ती नहीं वैसे, बट फिर भी पता होना चाहिए उसके लिए। दूसरा, इसमें एक बड़ा इम्पोर्टेंट रोल होता है कार्बन डाइऑक्साइड का। तो कार्बन डाइऑक्साइड में पौधों के में क्या चीज़ होती है कि ये रात को कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और दिन में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। अब ग्रीन हाउस में क्या होता है कि जैसे रात को पौधों ने कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ा, तो शाम के टाइम में हम लोग क्या करते हैं कि ग्रीन हाउस के सारे खिड़की दरवाजे सब उसको बंद कर देते हैं, सील पैक कर देते हैं। तो ये रात को जब पौधे उसके अंदर जो उगे हुए हैं, तो रात को जैसे कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे, तो वो सारी की सारी कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस के अंदर ही रहती है। और उसके बाद में फिर जैसे मान लिया सनलाइट निकलेगी और सूरज का प्रकाश पड़ेगा, तो फिर फोटोसिंथेसिस की क्रिया शुरू हो जाएगी, पत्तियों में खाना बनने की, जो बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं जिसको, तो वो क्रिया शुरू हो जाएगी। तो उसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत पड़ती है। तो ये इस साइकिल इसी तरह से चलता रहता है कि रात को हमने उसके ग्रीन हाउस के खिड़की दरवाजे सारे बंद कर देते हैं, सील पैक कर देते हैं, और सुबह के टाइम में वो उसका इस्तेमाल कर लेते हैं अपने आप ही। अब हीटिंग के लिए साइड वाले पर्दे हैं, जैसे मान लिया हीटिंग सिस्टम है, तो वो साइड के पर्दों पे ही डिपेंड करता है कि कितना साइड के पर्दे अगर मान लिया हटा देंगे, तो वो जो है ठंडी हवाएं अंदर से आने लगेंगी, तो वो जो है टेम्परेचर हमारा घटने लगेगा। अगर मान लिया हम सारे को सील पैक करके रखते हैं, जैसे जनरली क्या होता है हीटिंग में कि जितना मेरा ग्रीन हाउस है, उस ग्रीन हाउस में जब दिन के समय में जो टेम्परेचर रहता है, वो टेम्परेचर चूँकि सनलाइट निकली होती है तो दिन का टेम्परेचर अलग होता है। जब हम शाम के टाइम उसे बंद कर देते हैं, तो वो टेम्परेचर भी, वो गर्मी भी बाहर नहीं निकल पाती।
तो जब वो गर्मी बाहर नहीं निकलेगी तो, और हमने वो सारा सील पैक कर दिया, तो वो रात भर उतना ही लगभग के टेम्परेचर के करीब उतना बना रहेगा। तो इसलिए रात को सील पैक करने से, इस साइड के पर्दे लगाने से, उससे जो है हीटिंग अंदर बनी रहती है। फिर है सनलाइट डार्कनेस, मतलब इसमें क्या चीज़ होती है कि इसमें हर एक फसल के लिए ये सर्टेन होता है कि उसको कितने घंटे सनलाइट की ज़रूरत होती है, कितनी शेड उसको चाहिए, ये सारी फसलों के लिए सबके लिए अलग अलग होता है। तो जब हम मान लिया किसी फसल के लिए हमें रात के घंटे या डार्कनेस ज़्यादा बढ़ानी होती है, तब हम ब्लैक नेट का इस्तेमाल करते हैं। इसको जो प्रकाश की तीव्रता है, इसको लक्स मीटर के द्वारा नापा जा सकता है। फिर इसमें एक ड्रिप सिंचाई और फर्टिगेशन सिस्टम है। जब हम ड्रिप सिंचाई का मतलब ये है कि जब हम पौधों को बूंद बूंद करके सिस्टम होता है जिसमें पौधे की जड़ों में बूंद बूंद करके पानी जाता है, तो वो ड्रिप सिस्टम कहलाता है। और जब हम इसी सिस्टम के थ्रू फर्टिलाइज़र देते हैं फसलों को, तो ये फर्टिगेशन कहलाता है। अब इसका फ़ायदा ये होता है कि एक जैसे मान लिया, इसका फ़ायदा ये मिलेगा कि मतलब इसमें बहुत ज़्यादा लेबर नहीं लगती हमारी। तो इसलिए अगर मान लिया हम कोई भी 1 एकड़ के अंदर ग्रीन हाउस को चला रहे हैं, तो उसके लिए हमें 4 लेबर की आवश्यकता पड़ेगी, इससे ज़्यादा लेबर की आवश्यकता नहीं पड़ती परमानेंटली। और जो ये ड्रिप सिंचाई है, इसके द्वारा हमें यह भी पता चल जाता है कि कितनी फसल को, जिस फसल को जितने पानी की आवश्यकता होती है उतना पानी उसको दिया जा सकता है। अगर उसको कम पानी की आवश्यकता है तो कम पानी दिया जा सकता है, ज़्यादा पानी को देना होगा तो उसे ज़्यादा पानी दिया जा सकता है। क्यों दिया जा सकता है? क्योंकि जो इसके ड्रिप होते हैं, ड्रिपर्स होते हैं, आगे वाला एक पार्ट होता है ड्रिपर्स, उसमें LPS का मतलब होता है लीटर पर आवर, यानी कि 1 घंटे के अंदर बूंद बूंद करके कितना पानी गिरा, वो जो पूरा कंप्लीट कहलाता है LPS कहलाता है। तो LPS जो है वो ड्रिपर्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ड्रिपर्स के द्वारा ये पता लग जाता है इसमें कितने लीटर पर आवर पानी गया हमारा। तो जितना पानी चला गया उसी के हिसाब से कैलकुलेट कर लेते हैं, तो उसका हमें हर एक फसल का पता होता है कि भाई क्या है क्या नहीं है। दूसरी बात क्या है कि इसमें जो हमारा ग्रीन हाउस होते हैं, इसके अंदर जितनी भी हम फसलें बोते हैं तो वो सेल्फ पोलिनेटेड उनकी किस्में होनी चाहिए। जैसे मान लिया कोई भी हम ग्रीन हाउस में उगाते क्या है, ग्रीन हाउस के अंदर हम मान लिया जरबेरा उगाते हैं, गुलाब उगाते हैं, कार्नेशन उगाते हैं, गुलदाउदी उगाते हैं। तो इन सब की भी उन वैरायटियों को उगाया जाता है जो सेल्फ पोलिनेटेड होती हैं। सेल्फ पोलिनेटेड का मतलब ये होता है एक ही पौधे के ऊपर मेल और फीमेल फ्लावर दोनों एक ही पौधे के ऊपर हों, ठीक है ना जी। तो उसको सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप्स बोलते हैं। और इसके अलावा भी ये जो पॉली हाउस होते हैं, इनका जो क्षेत्र में बात करें तो जो फूलों की खेती पॉली हाउस के अंदर की जा रही है, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में की जा रही है, इनमें तमिलनाडु का पहला स्थान है। और जितने भी ये पॉली हाउस बनाए जाते हैं, इसमें लंबाई और चौड़ाई का जो रेशो रखा जाता है वो 60 रेशो बाई 40 का रेशो रखा जाता है। 60 और 40 का रेशो रखा जाता है, यानी कि 60 उसकी, अगर 60 मीटर उसकी लंबाई रखेंगे तो चौड़ाई हम उसकी 40 मीटर रखेंगे। अब इसका फर्टिगेशन मतलब जो ड्रिप सिस्टम है, इसके इस चित्र के द्वारा समझा जा सकता है कि कैसे उसने पानी उठाया मोटर से और कैसे उसमें पाइप लगे और कैसे हर एक प्लांट के ऊपर बूंद बूंद करके ड्रिपर्स के द्वारा पानी चला जाता है। फर्टिगेशन सिस्टम है। फर्टिगेशन सिस्टम मैंने आपको बताया कि फर्टिगेशन सिस्टम के अंदर एक वेंचुरी, एक उर्वरक टैंक, एक इंजेक्शन पंप, ये सब चीज़ें होती हैं। और इसमें एक फिल्टर लगे होते हैं, तो डोजर एक लगा होता है। तो ये सारे इसके पार्ट होते हैं। तो इसको फर्टिगेशन को हम थोड़ा सा करेंगे डिटेल में बात, बट यहाँ पे समझने के लिए बस इतना ही है कि जब मतलब इरिगेशन के साथ में जब फर्टिलाइज़र देते हैं तो वो फर्टिगेशन कहलाता है। और उसमें 3-4 उपकरण उसके साथ में जो उसके पार्ट होते हैं, वेंचुरी और
उर्वरक टैंक, इंजेक्शन पंप और एक जो है उसमें फ़िल्टर होता है और डोजर वगैरह होते हैं। तो इनको इतना ही समझा जाएगा, फिर आगे नेक्स्ट एक इसका चैप्टर है तो उसमें कर लेते हैं बात उसकी। दूसरी बात, ग्रीन हाउस की मॉइस्चर और तापमान की निगरानी कैसे करते हैं। तो जैसे मान लिया अगर आप इसकी एक एक्टिविटी करना चाहें तो किसी भी किसान के एक ग्रीन हाउस पे चले जाएं और जैसे ग्रीन हाउस पे आप पहुंचते हैं तो उसके बाद में वहाँ पे उसके टेम्परेचर भी ले लें, मॉइस्चर भी नाप लें उसकी। तो जो टेम्परेचर और मॉइस्चर नापेंगे, हाईग्रोमीटर आपके पास होना चाहिए तो, और टेम्परेचर लेने के लिए थर्मामीटर आपके पास होना चाहिए। उसके बाद में फिर साइड के पर्दे खोल दें या एग्जॉस्ट फैन चला दें, तो जो हवा आएगी क्रॉस होगी उससे टेम्परेचर उसका चेंज हो जाएगा, मॉइस्चर भी चेंज हो जाएगी। तो 30 मिनट बाद फिर दोबारा से टेम्परेचर ले लें, उसकी मॉइस्चर नाप लें, फिर दोबारा से ह्यूमिडिटी नाप लें। उसके बाद फिर जो है किसान को बोलिएगा भाई 30 मिनट के लिए आप फोगर चला दीजिएगा। फोगर जब वो चला देगा तो उसके बाद फिर उसका टेम्परेचर और एक उसकी ह्यूमिडिटी नाप लें। तो इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह से वो चेंज होता रहता है। अब इसने कुछ क्वेश्चन जो आगे हमने पहले चर्चा करी है तो उन्हीं के बारे में उसने कुछ सवाल पूछे हैं। ग्रीन हाउस के अंदर आर्द्रता को, मतलब जो मॉइस्चर है, ह्यूमिडिटी है, उसको फोगर द्वारा नियंत्रित किया जाता है। अगर मेरी आर्द्रता कम होगी तो मुझे फोगर चलाने पड़ेंगे। अगर मेरी आर्द्रता बढ़ जाएगी, ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी, तो एक जो उसका वो होता है डिफायर एक होता है, तो उसका प्रयोग कर लेते हैं, बट उसकी कभी ज़रूरत पड़ती नहीं प्रयोग करने की। ये भी एक फैक्ट है। ग्रीन हाउस में रात के घंटे बढ़ाने के लिए राउंड द ईयर ब्लैक नेट का प्रयोग किया जा सकता है। प्रकाश की तीव्रता को कम करने के लिए प्रयुक्त जाल को शेड नेट कहा जाता है। हाईग्रोमीटर का उपयोग जो है वो ह्यूमिडिटी नापने के लिए किया जाता है। जो मजबूत हवादार प्रणाली में प्रयुक्त एक उपकरण है एग्जॉस्ट फैन और पैड। ये एक प्रणाली है, मतलब निकासी पंखा और पैड जो है उसकी प्रणाली है। कार्बन डाइऑक्साइड की अधिक मात्रा की उपस्थिति मदद करती है प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ाने में। तो फिर ये कह रहा है कुछ स्तंभों का मिलान कर लें इसमें। तो जैसे मान लिया ये कह रहा है इसने दिए हुए 3-4 ये आप खुद भी मिलान करेंगे तो आपको खुद ही पता होना चाहिए वैसे इसका। जैसे मान लिया अगर मैं बात करूं तो ईसी के लिए जो DSM है वो इसकी यूनिट है। जो मिट्टी की ईसी होती है या पानी की ईसी होती है तो उसकी एक यूनिट होती है, तो 0 से 1 के बीच में होती है, तो DSM उसकी एक यूनिट होती है। दूसरी बात यह है कि मतलब शीतलन उपकरण, ये फोगर जो है उसका इस्तेमाल होता है। तो वो एक फोगर जो है वो उस उपकरण के रूप में काम करता है। अगर मॉइस्चर ज़्यादा बढ़ी हुई है, उसको घटाना है, तो डिफायर का इस्तेमाल किया जाता है। फर्टिगेशन उपकरण में वेंचुरी उसका एक पार्ट है, तो इसलिए इस तरीके से हम मिला सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने बात करी थी ग्रीन हाउस के बारे में। वापस एक बार चल पड़ते हैं। अगर ग्रीन हाउस के देखना हो या कुछ और बातें हमें करनी हो ग्रीन हाउस के बारे में, तो यही है कि ग्रीन हाउस में जो है ये सब चीज़ें हैं। और दूसरी बात ये है कि जितना भी हमारा मतलब इसमें ग्रीन हाउस के अंदर हम जो फ्लावर्स पैदा करते हैं तो उसको दो तीन तरह की चीज़ें होती हैं। एक तो कट फ्लावर के रूप में हो गया, मतलब उगाना इन फ्लावर्स को, और दूसरा कट फ्लावर के अलावा पोटेड प्लांट के रूप में उगाना उसके ग्रीन हाउस में, और तीसरा हो गया मतलब सूखे फूल जैसे ड्राई फ्लावर्स के का भी उत्पादन इसमें किया जाता है। अब ये देख लो आप, जितना टोटल एक्सपोर्ट हम कर रहे हैं हॉर्टिकल्चर के अंदर, उसका मतलब जो गवर्नमेंट इनकम है, राजस्व है गवर्नमेंट को प्राप्त होने वाला हॉर्टिकल्चर, पूरे हॉर्टिकल्चर से एक्सपोर्ट में, तो उसका 70% जबकि ड्राई फ्लावर से ही आता है। मतलब इतना सबसे ज़्यादा जो बिजनेस किया जाता है वो ड्राई फ्लावर में किया जाता है।
तो और इसकी एक मतलब जैसे इसमें हम फसलें उगाते हैं पोली हाउस के अंदर, तो वो जैसे मान लिया गुलाब उगाते हैं, जरबेरा उगाते हैं, आपका कारनेशन उगाते हैं, और आपकी गुलदाउदी उगाते हैं। तो इन सब को उगाया जाता है। गुलदाउदी की बहुत सारी वैरायटी को उगाया जाता है। एक सोने का एक वैरायटी है, सोने का कटोरा। तो वो सोने का कटोरा जो है वो गुलदाउदी की वैरायटी है। उसको उसके पोटेड प्लांट के रूप में इस्तेमाल करते हैं, तो उसको उगाया जाता है उसमें। ठीक है ना जी। अब ये है कि अब एक वीडियो में आपको ये फर्टिगेशन वाला चैप्टर जो है इसके बारे में बता देंगे, तो ये आपको मिल जाएगा। अभी ये वीडियो सुनने में, बात करने में जैसी भी आपको लगी हो, अगर अच्छी लगी हो तो आप इसमें कमेंट्स डालिएगा अपने, और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। और अच्छी नहीं भी लगी तो भी एक कमेंट्स डाल दीजिएगा, कोई बात नहीं, जैसा भी आपको ठीक लगे। तो थैंक यू, फिर मिलते हैं।